नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर आरपीएससी एग्जाम विद सुनील। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पटवार और वीडियो एग्जाम की। पटवारी का एग्जाम आपके मई महीने में प्रस्तावित है और वीडियो का एग्जाम हमारे जुलाई महीने में प्रस्तावित है। दोस्तों, आरएसएम एसएसबी जो अध्यक्ष है आलोक राज जी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि हमारे सेट ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में जारी किया जाएगा। दोस्तों, सेट के अंदर ही हमारे पटवार और वीडियो दोनों के एग्जाम शामिल है। और अगर आप में से जिसको भी लगता है कि मेरे 40% से अधिक मार्क्स आ रहे हैं, वो अभी से वीडियो और पटवार के अंदर जो वैकेंसी है उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दोस्तों मेंस एग्जाम हमारा मई और जुलाई के अंदर प्रस्तावित है। उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। दोस्तों, हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे। सिलेबस में गणित का जो पोर्शन दे रखा है दोस्तों, वो हमारे 20% से 25% के बीच के अंदर है। कितना दोस्तों? 20 से 25% हमारा गणित के अंदर पोर्शन है। हम अगर देखते हैं वीडियो के अंदर, तो वीडियो में भी हमारा 20% से अधिक गणित आएगी और पटवार के अंदर भी हमारी कितनी गणित आएगी? 20 से 25% गणित आएगी। दोस्तों, गणित एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारे सिलेक्शन के अंदर। हमारा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ गणित की वजह से गणित की वजह से ही रुक रहा है। आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, उन एग्जाम में आपने देखा होगा कि आपका सिलेक्शन किसकी वजह से रुक रहा है। दोस्तों, गणित मतलब सिलेक्शन, ठीक है दोस्तों। मतलब गणित आपको अच्छे से करनी है। आपको वीडियो और पटवार दोनों एग्जाम एकदम क्लियर करने हैं 100% मार्क्स से, और आपका गणित के अंदर जो स्कोर है वो 100% रहना चाहिए। दोस्तों, गणित के जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम इजी आते हैं और उनके मार्क्स हमेशा फिक्स होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उनको सोल्व करना है और आंसर निकालना है। तो मेरे जो साथी हैं जो भी तैयारी करने वाले हैं, वो गणित यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम अपना कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। परसेंटेज हमारा पहला चैप्टर चल रहा है और आज हमारी तीसरी क्लास है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हम देख रहे हैं नेट इनकम बराबर इनकम माइनस इनकम टैक्स। ये कौन से क्वेश्चन है दोस्तों? आयकर वाले क्वेश्चन है। कौन से? आयकर वाले क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चंस कौन से हैं? आयकर वाले क्वेश्चंस। आयकर वाले प्रश्न। तो देखो दोस्तों, क्या दे रखा है हमारे पास कि शुद्ध आय बराबर आय माइनस आयकर। क्या बोल रखा है कि नेट इनकम बराबर इनकम माइनस इनकम टैक्स। ठीक है दोस्तों, इसका एक शुद्ध आय का यह क्या हो गया? एक समीकरण हो गई, या हम देखा जाए तो उसको एक सूत्र बोल सकते हैं कि शुद्ध आय बराबर आय माइनस आयकर। ठीक है, और यहां पे क्या आएगी? इनकम टैक्स की जो हमारी दर है, क्या जाएगी? इनकम टैक्स बटे हुए टोटल इनकम इंटू 100। ठीक है दोस्तों, इनकम टैक्स बटे हुए टोटल इनकम गुणा 100। तो इससे हमारी आयकर की परसेंटेज पता लग जाएगी कि इनकम टैक्स का जो परसेंटेज है वो हमारा क्या लग रहा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। एक पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कि 700 है क्या हमारी शुद्ध आय, और 800 क्या है हमारी इनकम, और 100 क्या है हमारा इनकम टैक्स। तो हम इसमें से देखो 700 को हम कैसे लिख सकते हैं? 800 माइनस 100। ठीक है दोस्तों, ऐसा हम लिख सकते हैं ना इसको? ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? एक मिनट रुकना। ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? देखो दोस्तों, इसके अंदर हम इसकी इनकम टैक्स की जो परसेंटेज की दर है वो कैसे निकालेंगे? कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनकम टैक्स, ये क्या आएगी? टोटल इनकम कितनी? 800 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 बटे 8, 50 बटा 3, 16 से 2 बटा 3%। हमारी क्या आएगी? इनकम टैक्स की दर। इसी प्रकार देखो दोस्तों, हमारा दे रखा है यहाँ पे ये दर क्या है? 12,000।
बराबर क्या जाएगा हमारे पास, इनकम दर क्या है यहाँ पर, ये सॉरी इनकम टैक्स यहाँ पर ये लग रहा है हमारी आय कितनी 15,000 और शुद्ध आय कितनी है 12,000। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स की दर कैसे निकालेंगे, 3,000 बटे हुए 15,000 इंटू 100। तो हमारे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया और 300 बटे हुए 15 यानी 20% हमारी क्या लग रही है, इनकम टैक्स की दर लग रही है। तो क्या देखा हमने कि जो नेट इनकम है वो किसके बराबर है, इनकम माइनस इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स का जो हमारा फॉर्मूला है इनकम टैक्स का परसेंटेज का, कि इनकम टैक्स बटे हुए टोटल इनकम इंटू 100, इंटू मतलब गुना 100। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आगे स्थिरांक की अवधारणा। स्थिरांक की अवधारणा ये क्या है, कांस्टेंट कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, क्या है कि ए और बी को गुणा करने पर जो हमारी राशि आ रही है वो क्या है, स्थिर है। क्या है दोस्तों, स्थिर। कांस्टेंट का मतलब होता है दोस्तों स्थिर। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर। अब हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन, मतलब खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत। हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं तो क्या करते हैं, कोई चीज होती है उसके मूल्य के बराबर क्या करते हैं, खर्च करते हैं। क्या करते हैं हम, खर्च किसके बराबर करते हैं दोस्तों, उस चीज के मूल्य के। चीज कौन सी है, हम चीज का मूल्य और खपत के गुणे के बराबर हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक दोस्तों, हम क्या करते हैं, जो खर्च है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्राइस इंटू खपत। ठीक है, जैसे खपत का मतलब कोई चीज हमारे जैसे 10 किलो ले ली, उसका मूल्य कितना है, मूल्य कितना है 10, तो खर्च कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा 100 रुपये का है टोटल खर्च, तो मूल्य कितना 10 और खर्च खपत कितनी है 10, तो हमारा क्या हो गया 100 क्या हो गया उसके मूल्य के बराबर हो गया। तो दोस्तों इसके अंदर एक कंसेप्ट क्या है वो अब देखते हैं। क्या है एक कंसेप्ट, क्या है कांस्टेंट कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या बोल रहा था कि स्थिरांक की अवधारणा। अब कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, वो क्या है वो देखो दोस्तों, कि हमारा खर्च होता है ना वो हमेशा स्थिर रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या काम करेगा, क्या कि हमारा खर्च अगर स्थिर रहेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या काम करता है वो अब देखते हैं। देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है इसके अंदर, कि मैं जैसे जैसे बता रहा हूं वो एक बार अच्छे से देखना, कि 450 को हम कैसे लिख दिया, 25 गुणा 18। क्या लिख दिया कि 450 को हमने लिख दिया 25 गुणा 18। क्या 25 को 18 से गुणा करने पर 450 आता है क्या, हाँ सर, 25 को 18 से गुणा करने पर 450 आता है। दोस्तों क्या 30 को 15 से गुणा करने पर 450 आता है क्या, हाँ सर, 30 को 15 से गुणा करने पर भी 450 आता है ना। अब देखो कि दोनों में क्या है, दोनों में खर्च बराबर है। दोनों में क्या है, खर्च बराबर है। दोनों में क्या है दोस्तों, खर्च बराबर है। समझ में आ गया आपको कि दोनों में खर्च बराबर है। तो देखो कि आपको अब कंसेप्ट क्या दे रहा है, देखना 25, ये आ गया 18, इधर क्या आ गया 30, ये आ गया 15। अब देखो कि मैं अगर इस दोनों को, देखना ध्यान से दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, कि मैं इन दोनों को 5 से काटूं तो क्या आएगा मेरे पास 5:6 आएगा ना। 5 से काटूं तो 5:6 से कटेगा ना। और इसको अगर मैं 3 से काटूं तो क्या आएगा 6:5। यही आ रहा है दोस्तों, कि मैं अगर 25 और 30 को 5 से काटूं तो 5:6 आ रहा है, और 18 और 15 को काटूं तो 6:5 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई 450, और ये भी कितनी हो गई 450। तो देखो दोस्तों, अगर खर्च बराबर रहे, क्या रहे, खर्च बराबर रहे, तो क्या करना है कि जो मूल्य का अनुपात है खर्च बराबर रहे, यानी कि 2 बार खर्च कर दिया मैंने और खर्च क्या है बराबर रहे, तब हमारी जो अवधारणा है वो कैसे काम करेगी। खर्च बराबर
खर्च बराबर रहे, तब क्या है, मूल्य का अनुपात। मूल्य का अनुपात क्या है दोस्तों, 5:6। क्या है दोस्तों, 5:6। क्या है दोस्तों यहां पर 5:6। और खपत का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5 है ना यहां पर। तो यहां पर आपने कंसेप्ट सीखा दोस्तों, कांस्टेंट कंसेप्ट यानी स्थिरांक अवधारणा के अंदर जो हमारा कांस्टेंट है उसका कंसेप्ट क्या कहा कि अगर खर्च बराबर रहे तो मूल्य का अनुपात खर्च के अनुपात के रिवर्स होता है। क्या होता है, रिवर्स, यानी कि उल्टा। यानी कि यहां पर मान लो कि अगर मूल्य का अनुपात 5:6 है तो खपत का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5, यानी रिवर्स, यानी उल्टा हो गया। यहां पर क्या हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया दोस्तों। ठीक है, कि खर्च अगर बराबर रहे तो मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात के रिवर्स होता है। क्या होता है कि मूल्य का अनुपात खर्च खपत के अनुपात के रिवर्स होता है या उल्टा होता है। ठीक है, कि 5:6 है तो ये क्या हो जाएगा, 6:5। समझ में आया दोस्तों। अब हम दूसरा उदाहरण के अंदर देखते हैं कि दूसरा एक बार कंसेप्ट लेकर देखते हैं कि हमारा वो सही होता है या नहीं होता है। अब इसे देखो कि 500 को मैंने क्या लिख दिया, 500 को मैंने क्या लिख दिया, 25 × 20। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हाँ लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब बताओ मुझे, मैं 500 को ऐसे लिख दूं क्या, 50 × 10 लिख सकता हूं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो देखो यहां पर ये तो क्या हो गया हमारा खर्च, और ये क्या हो गया हमारा मूल्य, और ये क्या हो गई खपत। कि मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात के क्या होता है, रिवर्स होता है। क्या होता है दोस्तों, रिवर्स होता है। कब, जब खर्च बराबर हो। कब, जब खर्च बराबर हो तो मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात के रिवर्स होता है। रिवर्स मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर कि मैं अगर चाहूं तो देखना एक बार, यहां पर मैंने 25 को और 50 को कितनी बार काटा है, 5 से काटा, तो 25 से कट जाएगा ना, तो यहां से 25 एकम 25 और 25 दूने 50। और यहां पर 20 को और 10 को मैंने 10 से काटा, तो ये कितनी बार कटेगा, 2:1 से। कटा कि नहीं कटा दोस्तों, 2:1 से कट गया। तो देखो यहां पर मेरे मूल्य का अनुपात क्या आया, 1:2। तो यहां पर मेरे खर्च का खपत का अनुपात क्या आया, 2:1। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट कंसेप्ट, स्थिरांक अवधारणा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गई तो ये मान लो जो मूल्य देने का होता है ना, आपको पता है क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि ए ने कोई सामान खरीदा, 100 रुपये में सामान खरीदा, ठीक है, और उसके जो मूल्य है वो इतना दे रखा है और खपत भी इतनी दे रखी है। तो मूल्य अगर समान रहे तो खपत और मूल्य के अंदर क्या इंटरचेंज करना है, वो ऐसा क्वेश्चंस आता है जो हम आगे करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम आगे करेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपके। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। स्थिरांक अवधारणा के अंदर वो हमारे कब कब काम आती है वो देखते हैं। एक तो मूल्य में काम आ गई कि अगर मूल्य बराबर खर्च इंटू खपत। अब देखते हैं कि ये कब कब काम आती है। देखो कि वर्क दे रखा हो मेरे पास, क्या दे रखा हो, कार्य बराबर आदमी इंटू समय। देखो दोस्तों, ये एक बात याद रखना कि इधर वाली जो चीज है यहां पर, हमारे यहां पर मैं आपको बता देता हूं, वर्क, डिस्टेंस, आयकर, क्षेत्रफल और आयतन, ये हमेशा स्थिर रहेंगे तो ही हमारा ये कंसेप्ट काम करेगा। अगर हमारा कार्य, दूरी, इनकम टैक्स, क्षेत्रफल और आयतन अगर बराबर रहे, मतलब समान रहे तो ही हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काम करेगा। क्या करेगा, हमारा ये कंसेप्ट काम करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या है कि अगर कार्य समान रहे तो आदमी और समय में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, रिवर्स होगा। क्या होगा दोस्तों, रिवर्स होगा। अब देखते हैं दूरी, दूरी बराबर चाल इंटू समय।
ठीक है, ये दूरी हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। तो 4 और समय में क्या होगा, रिवर्स होगा। क्या होगा, रिवर्स अनुपात। ठीक है ना। इसी प्रकार आयकर बराबर आय इंटू दर। इसी प्रकार क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई किसका क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल। आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो कंसेप्ट है, कांस्टेंट कंसेप्ट है ना, वो कब काम करेगा, जब कार्य बराबर हो, दूरी बराबर हो, आयकर सेम हो, क्षेत्रफल सेम हो और आयतन सेम हो, तभी हमारा ये कांस्टेंट कंसेप्ट काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसको आगे। अब देखो ये कैसे काम करता है, वो हमने पिछली बार देख लिया कि सेम है तो आदमी, सेम है तो हमारा जो खबर खर्च है और जो हमारा मूल्य है और वो खपत है, वो किसके बराबर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा एक दूसरे के। ठीक है दोस्तों, देखो हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो खर्च है वो अगर मूल्य और गुणा के मूल्य और खपत के बराबर है, तो अगर हम खर्च में क्या करें, स्थिर रखें और मूल्य और खपत में क्या कर दें, चेंज कर दें। खर्च में अगर बराबर रखें और मूल्य और खपत के अंदर क्या करें, चेंज कर दें, तो इनका मूल्य का अनुपात और खपत का अनुपात एक दूसरे के रिवर्स होगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर कि अगर कार्य बराबर रहे और आदमी और समय के मान में चेंज हो जाए, क्या हो जाए कि अगर कार्य बराबर रहे, आदमी और समय के मान में चेंज हो जाए, 2 कार्य किया आदमी, एक बार आदमी मतलब 100 कार्य किया आदमी और समय को मिलाकर, फिर 100 कार्य उन्हीं आदमी और समय में चेंज करके 100 ही कार्य करना है, तो उनमें देखो आदमियों का अनुपात और समय का अनुपात दोनों रिवर्स होगा। इसी प्रकार चाल का अनुपात और समय का अनुपात भी रिवर्स होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं वार्षिक वेतन वृद्धि और कमी। क्या है दोस्तों, वार्षिक वेतन वृद्धि और कमी, एनुअल इंक्रीमेंट और डी इंक्रीमेंट। ठीक है, तो देखो हम ऐसे क्वेश्चंस को कितनी तरीके से कर सकते हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस को 5 तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। कितने तरीके से, 5 तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं कि पहला तरीका देखो, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें देखो पहले क्या कर रहा है, 20% बढ़ाया, फिर क्या किया 36%, 30% बढ़ाया और फिर टोटल में से 50% घटा दिया। क्या कर दिया, एक संख्या है, एक संख्या को पहले 20%, फिर 30%, तत्पश्चात 30% बढ़ाकर तत्पश्चात 50% कम कर दिया। ठीक है, तो हमारे संख्या में कमी या वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, ये एक इसका क्वेश्चंस बन गया। तो देखो दोस्तों हमें कैसे करना है इसको, कि हमने पहले क्या माना, 100 माना, हमने पहले क्या माना दोस्तों, इसे 100 माना और हमें क्या करना है, 20% अधिक करना है, तो 120/100। ठीक है, तो 10 से 10, तो क्या है हमारे पास 120। अब क्या करना है हमें, फिर इसको 30% बढ़ाना है, तो 130/100। ठीक है, तो 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, तो इसको करेंगे 12 को 13 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 156। अब क्या करना, 50% कम करना है, तो क्या हो गया 50% कम करेगा तो 100 -
50/100 क्या है हमारे पास 156 गुणा 50/100। 50 का इस 100 में कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। और यह कितना आएगा 156 में 2 का भाग देंगे तो 15 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7, और फिर बचेगा 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8। अब देखो हमारे पास पहले क्या था, पहले क्या था हमारे पास 100, और अब कितना हो गया 78। कितना परसेंट कम हुआ, 22% कम। ठीक है, 22% क्या हो गया हमारे पास, कम हो गया, यानी डिक्रीमेंट हो गया ये। ठीक है, क्या हो गई, कमी हो गई, कि हमारी संख्या में क्या हो गई 22% की दोस्तों क्या हो गई है, कमी हो गई है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, एक अलग तरीके से करना है। इसी क्वेश्चंस को हमें एक अलग तरीके से करना है। किस तरीके से करेंगे वो अभी आगे देखते हैं। देखो सेकंड मेथड क्या है हमारा, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमें फर्स्ट क्लास में देखा था एक एक नियम वाला। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। देखो क्या है कि हमें वापस हमारे पास संख्या कितनी है 100, उसके अंदर हमने क्या किया 20% बढ़ाया, तो 20% को क्या लिख देंगे हम 120/100 को हम क्या लिख देंगे 1.2। देखो हम यहाँ, देखो हम आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं कि 20% को हम कैसे लिखेंगे, 20% अधिक हो गया तो 120/100 बराबर 1.20, और 30% को कैसे लिखेंगे 130/100 बराबर 1.30। जब 30% अधिक हो और 50% क्या हो, कम हो, तो कम को क्या लिखेंगे 100 - 50 बराबर 50/100 इंटू 0.5। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिख दिया यहाँ पे हमको कि 100 को क्या लिख दिया हमें, 100 क्या है 100 संख्या के अंदर हमारी जो प्रारंभिक संख्या 100 है उसके अंदर 20% क्या करना है, वृद्धि करना है। तो वृद्धि कर दिया हमने 20%, तो क्या आएगा हमारे पास 1.20। फिर कर दी, क्या कर दी हमने इसको, फिर वृद्धि कर दी कितनी 30% की, क्या हो गया हमारे पास 1.30। और फिर क्या कर दी हमने, कमी कर दी। दोस्तों क्या कर दी हमने, कमी कर दी। कितनी कमी करी बताओ तो सही, कितनी कमी करी 50 की कमी करी। तो 50 की कमी कर दी तो हमारे पास क्या आ गया 0.50/100 लिखना है क्या, नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि ये क्या है परसेंटेज हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। क्या कर दिया कि ये जो हमारा 1.20 1.30 और 0.50 जो दे रखा है वो परसेंटेज निकालने के बाद दे रखा है। तो हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास कि 100 गुणा 1.20 गुणा 1.30 गुणा 1.5। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे, अब आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि 1.2 को 1.3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 3 एकम 3 गुणा 2 1, क्या है हमारे पास 156। तो 2 बार लगा हुआ है तो 2 बार यहाँ पे पॉइंट लग गया। तो क्या है हमारे पास 100 गुणा 1.56 गुणा 0.5। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं कि 1.56 को हमें किससे गुणा करना है 0.5 से। तो क्या है हमारे पास मान 6 5 30 का 0 हासिल का 3 55 25 और 3 28 हासिल का 2 5 और 2 7, क्या है हमारे पास 0.78। ठीक है, तो 100 गुणा 0.78, तो 100 को क्या कर दिया इससे गुणा कर दिया तो क्या है हमारे पास 78। तो हमारी जो प्रारंभिक संख्या थी वो कितनी थी 100, और अब कितना हो गए 78। तो हमारे पास जो कमी हुई कितनी हुई वो, हाँ बताओ दोस्तों कितनी हुई, 100 से कितना हो गई वो 78 हो गई ना, 100 से कितनी हो गई 78 हो गई। तो कितनी हुई 22% की कमी। तो हमने क्या देखा कि हमने पहले एक तरीका देखा था, अब क्या देखा दूसरा तरीका। तो हमने एक क्वेश्चंस को वृद्धि और कमी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें से एक ही क्वेश्चंस को हमने 2 तरीके सीख लिए करने के। अब हम देखते हैं तीसरा तरीका इसी क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। देखो दोस्तों इसी क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखो हमारे पास पहले क्या थी संख्या, एक 100 संख्या थी 100, अब हमने 20% की क्या कर दी वृद्धि कर दी, तो कितना आ गया वो 120। ठीक है, पहले हमारे पास कितनी संख्या थी 100, अब हमने 30% की वृद्धि कर दी तो कितना है वो 130। फिर हमारे पास संख्या कितनी थी 100, अगर हमने इसमें 50% की कमी कर दी
तो क्या आएगी हमारे पास 50, यही आएगा ना। अब देखो 100 और 120 को हम काटेंगे कितने 20 से, तो क्या आएगा 5:6। 100 और 130 को हम काटेंगे तो क्या आएगा 10:13, ये आएगा ना। और 100 और 50 को हम काटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2:1। ठीक है दोस्तों, हमारे पास यही मान आया ना। अब देखो हमारे पास कि हम इन तीनों को गुणा करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 100, और इधर 6 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 छिंगी 78, और 78 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मान आएगा 78। तो देखो दोनों में अंतर कितना है 22 का। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो प्रारंभिक वैल्यू थी वो 20% बढ़ाने पर, फिर 30% बढ़ाने पर और तत्पश्चात 50% कम करने पर जो मान आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 78, जो हमारे प्रारंभिक मूल्य से 22% कम है। क्या है 22% कम है प्रारंभिक मूल्य से, है ना। प्रारंभिक मूल्य से 22% कम है। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया हमारे पास 78। हमने वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चंस को 3 तरीके से करना सीख लिया। अब हम देखते हैं चौथा तरीका कि इफ अदर x और y% हमारे पास दे रखे हैं, किसी का जो संख्या है उसके अंदर x% की वृद्धि कर दी, फिर y% की वृद्धि कर दी, तो टोटल वृद्धि क्या आएगी हमारे पास क्या आएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे हुए 100। क्या है दोस्तों हमारे पास x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे हुए 100। ये हमारे क्या हो गया सूत्र हो गया, एक इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये देख लो। ठीक दोस्तों, कि हमें किसी संख्या में अगर वृद्धि करनी है या कमी करनी है तो हमारा अगर दो ही मान दे रखे हैं तो क्या आएगा, दो ही मान दे रखे हैं कि या तो 10% वृद्धि कर दी 20% कमी कर दी, बस इतना ही। ऐसा नहीं हो कि 10% वृद्धि कर दी फिर 20% वृद्धि कर दी फिर 30% वृद्धि कर दी, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये 2 पे काम करता है, फिर 2 पे और लगा सकते हैं अपन। तो देखो कि हमें x% क्या दे रखा है 20 और y क्या दे रखा है 30। तो हमारे हम देखते हैं ओवरऑल चेंज कि 20% प्लस किया फिर 30% प्लस किया तो क्या आया हमारे पास 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 बटे हुए 100। ठीक है, तो क्या आया 50 और 6 क्या आया 56%। तो हमारा ओवरऑल वृद्धि कितनी है, प्रारंभिक मूल्य कितना है हमारा 100 और अब कितना है 156, क्योंकि 56% की हमारी क्या हो गई वृद्धि हो गई। अब देखो दोस्तों, अब हमें क्या करना है 50% कमी करनी है। तो हमारे पास अब x क्या हो गया 56 हो गया। ठीक है, हमने x प्लस वाई करके क्या निकाल लिया, उसकी एक अलग वैल्यू निकाल दी। उसकी क्या कर दी हमने अलग वैल्यू निकाल दी, तो उसको हम क्या मानेंगे अब अलग वैल्यू। अलग वैल्यू मतलब उसको हम x मान लेंगे और जो हमारा 50% कम करना है उसे y मान लेंगे। तो हमारा जो वापस x क्या बन गया 56। तो देखो कि 56 और ये क्या है हमारा 50% क्या करना है हमें कम करना है, तो यह क्या हो गया 50% कम हो गया। तो क्या हुआ देखो दोस्तों, एक फॉर्मूला है कि प्लस माइनस बराबर माइनस, प्लस प्लस बराबर प्लस, माइनस प्लस बराबर माइनस, और माइनस माइनस बराबर प्लस होता है कब गुणा के अंदर। कब दोस्तों गुणा के अंदर ये होता है हमारा गुणा के अंदर, कि जब दो संख्या ऐसी हो जो दोनों ही प्लस के अंदर हो तो हमारा जो फाइनल जो चिन्ह होगा वो क्या होगा प्लस, दोनों ही माइनस में हो तो हमारा जो फाइनल चिन्ह होगा वो माइनस, एक प्लस और एक माइनस या एक माइनस और एक प्लस हो तो जो हमारा फाइनल चिन्ह होगा वो क्या होगा माइनस। अब देखो कि हमारा 56 और 50 हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 56 गुणा माइनस 50 बटे में 100। ठीक है, तो मैंने माइनस और प्लस क्या हो गया, ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो 56 माइनस 50 माइनस 56 गुणा 50 बटे में 100। ठीक है, 50 से 100 कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 से 56 28 बार। ठीक है, तो अब देखते हैं
56 और 50 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6, और यहाँ पे कितना आएगा 28। ठीक है, तो 6 माइनस 28 कितना हुआ -22। तो हमारा जो प्रारंभिक मूल्य क्या था दोस्तों 100, और अब सेकंड मूल्य क्या हो गया हमारा 78। तो हम देखो दोस्तों कि हमें क्या पता चला कि हमें x%, y% और उसके बाद में एक और परसेंट कर लिया, z% हो गया क्या 50%। तो हमें जो फाइनल रिजल्ट निकला वो क्या निकला कि इन्हें जोड़ करके बाकी करके कैसा भी कर लो, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होएगा -22% कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा 100 से कम करना पड़ेगा। किससे 100 से कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो हमारा जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था 100, तो हमने 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 50% कम किया, तो हमारा जो फाइनल परसेंटेज आया इनमें से वो कितना आया -22%। ठीक है, अर्थात कि 100 में से 22 गए तो कितना आएगा 78। ठीक है दोस्तों, हमने 4 मेथड देख लिए एक ही क्वेश्चन को करने के। कितने 4 मेथड देख लिए हमने एक ही क्वेश्चन को करने के। अब हम देखते हैं क्या देखते हैं दोस्तों 5वां मेथड इसी क्वेश्चन को करने का। अब हम क्या करने हैं कि एक साथ तीनों प्रतिशत को लेंगे, तीनों प्रतिशत को लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा x ओवरऑल चेंज का क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे हुए 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे हुए 100 का होल स्क्वायर। यह परसेंटेज लग गया। तो देखो हमारा x का मान क्या दे रखा है यहाँ में 20, y का 30 और z का -50%। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं इसको आगे करते हैं। क्या है हमारे पास x की वैल्यू आई 20, y की वैल्यू 30 और z की वैल्यू 50 प्लस x और y को हम गुणा करेंगे। x की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 30 और 20 इंटू 30 माइनस 30 इंटू 50 माइनस 20 इंटू 50 बटे हुए 100 प्लस 20 इंटू 30 इंटू -50 बटे हुए 100 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने क्या बोला आपको कि प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस। तो देखो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर 30 क्या था प्लस के अंदर था, 30 प्लस में था और 50 माइनस में था। इसको हम ऐसे कर लेते हैं एक बार, आपको समझ में आएगा नहीं ऐसे तो, कि मैं यहाँ पर क्या लगाना मुझे प्लस, ये भी प्लस के अंदर है और ये क्या है माइनस के अंदर। इसको मैंने प्लस कर दिया, ये प्लस में है और ये क्या 50 क्या है माइनस में। ठीक है, तो अब देखो मैं एक सूत्र बताता हूँ आपको, प्लस प्लस बराबर प्लस, प्लस माइनस बराबर माइनस, माइनस प्लस बराबर माइनस और माइनस माइनस बराबर प्लस। ये सूत्र देखते हैं हम। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया 50 में से 50 किया तो 0। अब क्या हो गया हमारे पास 20 को 30 से गुणा किया तो 600 और इधर माइनस और प्लस। देखो दोस्तों माइनस ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या आया माइनस माइनस और 30 को 50 से गुणा किया तो 1500 माइनस प्लस ये प्लस है और ये 20 क्या है प्लस और ये 50 क्या है माइनस के, तो ये 50 के हमारे माइनस के, तो 20 को 50 से गुणा किया तो हमारे पास क्या है 1000 बटे हुए 100। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं प्लस, इसको प्लस नहीं लगाते अभी। देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। तो पर यहाँ पे एक माइनस का दे रखा है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हम माइनस, 20 को 30 से गुणा किया, देखो 2 दूनी 6, 6 को 5 से गुणा किया तो 30 और फिर क्या लग गया हमारे पास 3 जीरो और लग जाएंगे 1 2 3, नीचे क्या आया
2 3 4 10,000 आ गया। तो देखो दोस्तों हमारे पास ये 600, 1500 और 1000 है, तो 2500 में से क्या गया, 600 गया, तो क्या आया हमारे पास माइनस 1900 बटे हुए 100 माइनस ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। हम देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, माइनस 19 माइनस 3 बराबर माइनस 22। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया दोस्तों, माइनस 22, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो प्रारंभिक मूल्य क्या था, वो 100 था, है ना, 100 ही था ना। और हमने क्या किया कि प्रतिशत थे उसको लेके क्या किया हमने कि उसको फॉर्मूले में रखा, और फॉर्मूले में रख के हमने क्या पता किया कि उन सभी मानों का मूल्य क्या आ रहा है, परसेंटेज का मूल्य क्या आ रहा है, माइनस 22% क्या आ रहा है, माइनस 22% आ रहा है। तो क्या होगा कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, 100, अंतिम कितना हो जाएगा फिर, माइनस 22 करेंगे तो 78। ठीक है, कि हमें 100 में 20% बढ़ाना है, 30% बढ़ाना है, फिर 50% कम करेंगे तो क्या आएगा 78। ठीक है दोस्तों, और वो 100 से कितना परसेंट कम है, 22%। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक ही क्वेश्चन को 5 तरीके से करना, एक ही क्वेश्चन को हमने 5 तरीके से करना सीख गए हैं। कब, जब वृद्धि या कमी वाले क्वेश्चंस दे रखे हो। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। देखो दोस्तों, क्वेश्चंस के अंदर हमें फॉर्मूला, देखो दोस्तों हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, पर करना कि नहीं करना वो अपने को खुद को पता रहना चाहिए कि हमें क्वेश्चंस को फॉर्मूले से करना है या हमारे दिमाग से करना है, क्या हमारे दिमाग से करना है या फॉर्मूले से करना है। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चंस कि राघव अपनी आय का 180% क्या करता है, खर्च करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो माना आय कितनी है पहले 100, 80% क्या कर दिया उसने, देखो आय को मैं यहां पे लिख देता हूं, आय खर्च और बचत। आय 100 थी, 80% कम कर दिया तो कितना हो गया, 80% वो क्या करता है, खर्च करता है, तो देखो बचेगा कितना फिर 20। अगर आय 100 रुपए है, 80 रुपए खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 20। अब देखो उसके बाद में कि यदि वो अपनी आय में 12% की वृद्धि करता है, तो देखो 100 में अगर मैं 12% की वृद्धि करूंगा तो कितना आ जाएगा 112, 112 ही होगा ना। और बचत में 10% की कमी, तो देखो 20 में अगर 10% की कमी करूंगा तो क्या आएगा 20 इंटू 90 बटे 100, क्या आएगा 9 3 18। ठीक है दोस्तों, यह आएगा ना कि बचत में क्या कर दिया हमने 10% की कमी कर दी, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों देखो इन दोनों का अंतर क्या है, ये टोटल आय है, आय में से अगर मैं बचत घटा दूं, आय में से अगर मैं बचत घटा दूं तो क्या जाएगा खर्च, ये आएगा ना, खर्चा आएगा ना। तो 112 में से क्या कर दिया हमने 112 माइनस 18 क्या आया 94। ठीक है, 12 में से 8 गया तो 4, फिर कितना बचा 10, 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये हमारा समझने का सिर्फ इतना सा है दोस्तों, क्या है दोस्तों, समझने का सिर्फ इतना सा है, हमारा समझने का सिर्फ इतना सा है कि हमें क्वेश्चंस को सिर्फ सेट करना है। क्वेश्चंस को क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चंस को सेट करना है और सेट हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सेट करना तो आपको अच्छे से आता ही है, ठीक है, चाहे क्वेश्चंस हो या कोई और, तो आपको क्वेश्चंस को सेट करना सीखना है और सेट करने के बाद उसे सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो हमें आय से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आय हमारे पूछा ही नहीं है, खर्च से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारे खर्च के अंदर भी पूछा नहीं है, वो क्या पूछ रहे हैं, सॉरी बचत के अंदर पूछा नहीं है। हमें क्या करना है, खर्च में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो खर्च में देखो पहले क्या था 80 और अब क्या है 94। ठीक है, तो कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये 14 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 80 से ज़्यादा है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। तो इसको सोल्व कर लो, 14/80 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 140 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा 70/4, 35/2, क्या आया 17.5। तो हमारा आंसर क्या आएगा 17.5। ठीक है,
देखो मैंने आपको कल ही बताया था कि आपको 20 तक पहाड़े, जोड़, बाकी, गुणा और भाग अच्छे से आने चाहिए दोस्तों। अगर आपको जोड़, बाकी, गुणा, भाग अच्छे से आते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया कितना, 17.5 हमारा इसका आंसर हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चंस को सेट कर लो, क्वेश्चंस अपने आप सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि किसी संख्या को 20%, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। देखो दोस्तों, हमारे पास पहले कितने थे, 100 रुपये थे या 100 संख्या थी, अब उसको हमने कितना बढ़ा दिया, 20 बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगी वो 120, ये हो जाएगी ना। अब देखो हम इसको काट देते हैं यहाँ से, कितना आएगा, 5:6 ये आएगा ना, 5:6 आएगा ना। ये क्या पूछ रहा है कि मूल संख्या पर वापस आने के लिए, मूल संख्या पर वापस आने के लिए मूल संख्या कौन सी है हमारे पास, 100 या 5 बोल दो हमें, मूल संख्या कौन सी हमारी, ये 5, तो बड़ी उस संख्या को कितना प्रतिशत कम करें, हमें 6 को कितना परसेंट कम करना है, कि हम कितना प्रतिशत कम करना है 6 को, कि वो किस पे आ जाए, 5 पे आ जाए। तो दोनों का अंतर कितना है, 1। ठीक है दोस्तों, दोनों का अंतर कितना है, 1, और किसको किससे कम करना है, 6 से, बट गुना 100, क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। क्या है हमारे पास, 100/6, 50/3, इसको हम कैसे बोल देंगे, 3 निकम 3, फिर बचे 2, 20 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 6 बार, बचे कितना फिर 2/3, तो हमारे पास 16 से 2/3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ सेट करना है, क्वेश्चंस को क्या करना, सिर्फ सेट करना है, सेट हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस को सेट करना है, सेट हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है, और अपने आप आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% कम है, तो ए और डी से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो हमारे पास ये हो गया डी। देखो दोस्तों हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे लास्ट पे लेंगे, क्यों, क्योंकि ए और डी में क्या पूछ रहा है, वो संबंध पूछ रहा है। ठीक है, हम अगर ए और बी से निकालेंगे, बी और सी से करेंगे, और सी और डी से करेंगे, तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन करने में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या बोल रखा है कि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए और डी पे से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो दोस्तों, अगर हम डी, देखो हमें क्या बोल रहा है कि सी डी से 30% अधिक है, हम इधर लेते हैं ये वाला कि सी डी से 30% अधिक है, तो देखो हम डी को 100 मान लेते हैं, तो सी कितना हो जाएगा कि 30% अधिक है, तो ये 130 हो गया ना, कितना हो गया दोस्तों, प्लस 30% करने पर 130 हो गया ना, हो गया। दोस्तों अगर हम डी को 100 मान ले, ठीक है, तो सी कितना हो जाएगा, सी डी से 30% अधिक है, तो ये 130 हो गया, खत्म बात, ये वाला खत्म, चैप्टर खत्म। अब देखते हैं बी सी से 40% कम है, क्या बी सी से 40% कम है। देखो ये रहा हमारा पास बी, ये सी से कितना प्रतिशत कम है, 40% कम है, तो हमें 130 का क्या निकालना है, 40% कम यानी 60। देखो हमें क्या करना है, इसको ये बी सी से क्या है, -40% कम है, तो कैसे निकालेंगे इसको, 130 गुणा 100 - 40 बटे 100, 130 को हमें 60 से गुणा करना है और 100 से भाग देना है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 13 × 78, तो हमारे पास बी का मान क्या आ गया, 78 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, बी का मान 78 आ गया। तो हमारे पास देखो दो चीजें हमारे पास सोल्व हो चुकी है, सी डी से 30% अधिक है और बी सी से 40% कम है, तो हमने दो चीजें सोल्व कर ली। अब बचा लास्ट कि ए बी से 25% अधिक है, क्या ए बी से 25% अधिक है, क्या बोल रहा है कि ए बी से 25% अधिक है। तो हमें क्या करना है कि ये क्या है, ये ए बी से 25% क्या है, अधिक है, तो क्या करना है, 78 गुणा 125 बटे 100, यही होगा ना दोस्तों, क्या कुछ और होगा, नहीं सर यही होगा, यही होगा, तो हम इसे करते हैं। देखो दोस्तों क्या होगा कि 125 में 5 का भाग दिया तो कितना आया, सॉरी 125 में अगर हम 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा,
5 का दे लो, 25 का क्या पता आपको आता है कि नहीं आता, हम देखते हैं। 5 का भाग दिया इसके अंदर तो क्या है हमारे पास 25 बार, ये कितने बार गया 20 बार, फिर 5 का भाग दिए तो कितना बार जाएगा 5 बार, और ये 4 बार, तो हमारे पास क्या बच गया 78 गुणा 5/4। ठीक है, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे बचे 39 गुणा बटे में 2, तो 39 को हम 5 से भाग गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा दोस्तों कि 9 दूनी 5, 9 पंजे 45 हासिल का 4, 9 पंजे 45 हासिल का 4, फिर 5 से 5, 5 10 5 15 और 95। ठीक है दोस्तों, 15 और 4 19 बटे में 2, इसको हम क्या करेंगे 97.5। ठीक है, तो ए का मान क्या आएगा हमारे पास 97.5। अब देखो क्वेश्चन यहीं सोल्व हो गया, क्वेश्चन यहीं सोल्व हो गया है दोस्तों। आप कहां घूम रहे हो, अरे दोस्तों कहां घूम रहे हो, आपका क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो चुका है कि हमने पहले डी को 100 माना, डी से 30% अधिक है, बी सी से 40% कम है, और ए बी से 25% अधिक है, तो हमने इसको सोल्व कर लिया। सोल्व कर लिया तो अब आप देखो कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि ए डी से कितने प्रतिशत कम है। देखो ए का मान कितना दे रखा हमारे पास 97.5, डी का मान कितना है 100, कितने प्रतिशत कम है डी, कितने प्रतिशत कम है ए 2.5%, यही है ना, तो हमारे पास आंसर आ गया क्या 2.5% कम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है, क्या 72% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अभी हमने देखा था कि उसकी आय कितने, आय में मान लेता हूँ, आय मान लेता हूँ कितनी है, और ये कितना है खर्च, और ये बचत। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, आय खर्च और बचत। देखो आय कितनी है 100, खर्च कितना है 72, तो बचत कितनी हो गई 28। ठीक है, हो गई ना 28। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में 20% की वृद्धि कर दो, कितना आ गया 120। उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो बचत में 15% की वृद्धि कर दो भाई, कर दिया 28 × 115 बटे 100। हमने बचत में 15% की वृद्धि कर दी, क्या हो गया, तो यहाँ पे 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 23, और इधर 20। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं इसको 14 और इसको 10, फिर 2 से काट दिया, तो 14 को 23 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 14 गुणा 23, क्या आएगा 14 × 3 = 42, हासिल का 4, 14 × 2 = 28 और 4 = 32, तो हमारे पास क्या आया 32.2। हमारे पास आंसर क्या आया 32.2। अब देखो क्या पूछ रहा है वो कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वही तो हमें निकालना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो कि हमारे आय तो दे दी और बचत भी दे दी, तो पर हमें खर्च निकालना है, तो खर्च निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दो, क्या 120 - 32.2। ठीक है, 32.2 माइनस किया तो कितना आएगा हमारे पास, इधर माइनस कर लो 120 और 32.2, और इधर कर लो माइनस कर दो इसको 120 बटे 32.2। ठीक है, तो इधर क्या आएगा यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8, बचे कितना 9 में से 2 जाए तो 7, फिर कितना बचे 11 में से 3 गए तो 8, कितना बचा हमारे पास 87.8। 87.8 हमारे पास क्या आ गया खर्च। ठीक है, कि हमें आय में से बचत कम करते ही हमारे पास क्या जाएगा खर्च आ जाएगा, और ये हमारा आंसर क्या आ गया हमारे पास 87.8। अब क्या पूछ रहा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वृद्धि तो हम निकाल लेंगे ऐसे ही, हमें तो अभी निकालना आता है, आता है क्या, देखो 87 - 8 माइनस कितना 72 करते ही क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका वृद्धि आ जाएगी। वृद्धि क्या आ जाएगी, खर्च में कितनी वृद्धि हुई, कितना है हमारे पास 15.8, और कितने प्रतिशत हुई, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस खर्च का भाग दे देंगे। खर्च का क्या करेंगे दोस्तों भाग दे देंगे,
और वृद्धि देखो दोस्तों किस में हो रही है, 72 में वृद्धि हो रही है, न कि 87.8 में वृद्धि हो रही है। हमें 72 में वृद्धि करके कितना करना है, 72 में हमें कितना जोड़े कि वो 87.8 हो जाए, कितना 15.8 जोड़ने पर। तो हमें निकाल लो, इस पे इसको निकाल लो कि 158.8 बटे 72 इंटू 100, इसको सोल्व कर लो और हमारा खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखो क्या आएगा हमारे पास, 158 तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 15.8, क्या आएगा 15.8, यहाँ पे क्या आया हमारे पास 15.8, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आएगा 15.8 गुणा 100, तो क्या आएगा हमारे पास 15.8 बटे 72, ठीक है, यही आ रहा हमारे पास। अब इसको कितने किससे काटे, हम किससे काटे दोस्तों, हम इसको पहले 4 से काटते हैं। 4 से भाग कट रहा है क्या, ये 3 8 2 0 कट रहा है भाई दोस्तों। क्या किससे काटेंगे, 15 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर बच्चा 3 3 और 8 38 हो गए, 38 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार, फिर बच्चा 2 0, 20 के अंदर 4 का भाग जाता है 5 बार। इसमें 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 एक बार, फिर बच्चा 3 और 3 32 में कितनी बार जाएगा 4 का भाग 18 बार, 18 चौक 72। फिर देखो दोस्तों अगर हम इसको अंदर देखें तो हमारे पास 3 का भाग जा रहा है, क्या इन दोनों में नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको सोल्व करते हैं। तो 39 में 18 का भाग कितनी बार जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूने 36 तो 2 बार, फिर बच्चा कितना 3, फिर बच्चा 35, तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 36 तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो क्या करेंगे एक बार गया, ठीक है। तो हमारे पास 21 आ रहा है क्या आंसर, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है 21.9। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं अगले वाला क्वेश्चन कि यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो कमी हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, ये पूछा ना हमारे पास। ठीक है, कि उसकी प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए, उसकी प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए। तो देखो दोस्तों हमें क्या करना है कि देखो हमें एक क्या करना है, एक त्रिभुज लेना है, ऐसा ले लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये 10 त्रिभुज, ये 10 और ये 10, ये क्या है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो देखो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, कितना √3/4 गुणा 100, भुजा क्या आ गया हमारे पास 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा √3/4 गुणा 100। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या कर दी, भुजा को क्या कर दिया आधी कर दी, आधी कर दी तो क्या आया हमारे पास 5 5 5। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है हमारे पास 5 का स्क्वायर बराबर √3/4 इंटू 25। ठीक है, ये है ना आंसर। अब देखो पहले हमारे पास कितना था ये, और अब ये देखो √3/4 इंटू 100 अनुपात √3/4 गुणा 25। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 100 अनुपात 25। तो हमारे पास देखो क्या आया 100 अनुपात 25। तो हमारा देखो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई, 100 में से 25 गया तो 75%। कितने प्रतिशत की कमी हुई दोस्तों, 75% की क्या हो गई कमी हो गई। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या आंसर आ गया ए, कि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को अगर आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। कमी कितने प्रतिशत की हो गई 75% की। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इसका सूत्र याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का सूत्र याद रखना है कि √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% बढ़ा दी जाए तो इसका परिमाप कितना बढ़ जाएगा। देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे,
देखो हम पहले आयत भी देख आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पहले आयत बनाते हैं। ये हमारा आयत हो गया। हमारे आयत की पहले लंबाई कितनी है? देखो इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है। ठीक है, तो ये कितनी होगी? 10। तो ये कितनी हो जाएगी? 30। 3 गुना हो गया। आयत बन गया, बात खत्म। आयत बन गया, बात खत्म। अब देखो इस आयत का क्या करना है हमको? इस आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारे पास परिमाप क्या आएगा? 2 30 प्लस 10 बराबर 80। ठीक है, परिमाप क्या आ गया हमारे पास? 80 आ गया। अब देखो यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 और 10% बढ़ा दी जाए, तो देखो हम क्या कर रहे हैं? ये आयत है, 30 को क्या करना है? 30% और बढ़ाना है। तो क्या कर दिया इसको? ये 30 थी पहले, उसको 30% बढ़ा दिया। और जो चौड़ाई है उसको क्या कर दिया? पहले 10 थी और उसको अब 10% और बढ़ाना है। तो क्या आएगा हमारे पास? ये आ गया हमारे पास चौड़ाई कितनी आ गई? 11। और ये कितनी आ गई? 39। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया हमारे पास? 39। ठीक है ना? आपको तो सब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ये कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% बढ़ा दी जाए तो इसका परिमाप कितना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों देखो कि अब हम इसका देखो, इसकी लंबाई कितनी आ गई? 39 और चौड़ाई 11। तो इसका परिमाप कितना आएगा? 2 कोष्टक 39 प्लस 11, 2 कोष्टक 50, कितना आ गया? 100। इसका परिमाप कितना आया? 100। और इसका कितना है? 80। तो उसका परिमाप कितना % बढ़ गया? कितना प्रतिशत बढ़ा दोस्तों? अब देखो लॉजिक वाली बात कि पहले परिमाप कितना था? 80 और अब कितना हो गया? 100। अंतर कितने का है? 20 का। पर 20% बढ़ा नहीं है, 20% बढ़ा नहीं है, क्योंकि 20 का तो केवल अंतर है। 20 का क्या है? परिमाप में अंतर, पर प्रतिशत नहीं है दोस्तों। प्रतिशत अब निकालेंगे। 20 का अंतर है और किस पे है अंतर? वो 80 पे गुना 100। तो देखो 20 को 80 में काटेंगे, 20 का भाग 80 में देंगे तो 4 बार, 4 का 100 में देंगे तो 25 बार। तो हमारा जो परिमाप ऑफ कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा दोस्तों? 25% बढ़ जाएगा। क्या दोस्तों? हमारा जो परिमाप है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? 25% बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। तो देखो हमारी एक संख्या 1, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, हमें क्या करना है दोस्तों? इसके अंदर क्वेश्चन सेट करना है। क्या करना है दोस्तों? क्वेश्चन सेट करना है। सेट हुए क्वेश्चन से हमें सोल्व करना है। तो देखो कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, दूसरी संख्या को कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो देखो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको हम पहले 100 मान लो तीसरी संख्या को। तो क्या कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% कम है। तो देखो 50% कम करेंगे इसको, तो ये कितना हो गया? 50। और 75% कम है, तो इसको कितना कर दिया? 75% कर दिया, कम कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 25%। समझ में आ गया कि क्या कह रहा है कि एक तीसरी संख्या कितनी ले ली हमने? 100 में से क्या कर दिया कि पहली संख्या 50% कम है, 50% कम है, तो बचेगा कितना? 50। फिर क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 75% कम है, तो क्या बच गया? 25%। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? प्रश्न सेट। क्या हो गया हमारा? प्रश्न सेट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें देखना है कि फर्स्ट और सेकंड को, कि ये है हमारा 50 और ये है हमारा 25। तो ये क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या कौन सी है हमारी? दूसरी संख्या कौन सी हमारी? 25 है। इस 25 को कितना बढ़ाए कि वो 50 हो जाए, कि 25 को कितना प्रतिशत बढ़ाए कि वो क्या हो जाए? 50 हो जाए। देखो दोनों में अंतर कितना है? 25। और क्या है? केवल अंतर है ये, तो अंतर कितना दोस्तों? 25। पर प्रतिशत 25 नहीं है। प्रतिशत निकालने के लिए हम किसको करेंगे? अंतर कितना? 25। और कौन सी संख्या का निकालना हमें? 25 का गुणा 100। परसेंटेज में बदलने के लिए हमें क्या करते हैं? हम 100 से गुणा करते हैं। तो 25 को 25 से कर दिया तो हमारे पास क्या बदल गया? 100 आ गया हमारे पास। कि सेकंड वाली संख्या को फर्स्ट वाली संख्या में बदलने के लिए उसको 100% बढ़ाना पड़ेगा। 100% हमारा आंसर आ गया।
क्यों? क्योंकि देखो 25 में अगर 25 जोड़ दिया तो क्या आएगा 50, मतलब 100% ही उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, हमने इस क्लास में क्या देखा कि एक ही क्वेश्चंस को, जो वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चंस है, उसको हम 5 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? हम उसे 5 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और हमने क्या देखा कि अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने अच्छे से देखे। दोस्तों हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और हमें क्या करना है, प्रश्न को एक सेट बना लेना है। क्या बना लेना है? एक सेट बना लेना है, जिससे क्या होगा, हमें ये मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चंस में हमें करना क्या है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम देखते हैं। दोस्तों थैंक यू मेरे ये वीडियो देखने के लिए। दोस्तों हम इस चैनल पर वीडियो और पटवार की विशेष जो कक्षाएं हैं गणित की वो लगा रहे हैं, और आप लोगों का दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस बार पटवारी वीडियो में गणित में से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। दोस्तों हमारी क्या मुहिम है कि आपका पटवारी और ग्राम सेवक के अंदर एक भी प्रश्न नहीं छूटे। किसकी वजह से? गणित की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारे ये जो क्लास है वो सिलेक्शन वाली क्लास है। कौन सी क्लास है दोस्तों? सिलेक्शन वाली क्लास है। तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना है और मुझे सपोर्ट करना है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।